हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है महाजनपद काल। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग देखिए, क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं राजनीतिक जीवन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो राजनैतिक इतिहास होता है इसको जानने का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका आधार होता है सुनिश्चित तिथि क्रम, मतलब जो सुनिश्चित तिथि क्रम होते हैं उन्हीं के आधार पर राजनैतिक इतिहास को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत का राजनैतिक इतिहास है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के मध्य से। अगले में कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है जिसे 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका नाम है भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। अगले में कह रहा है पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया अष्टाध्यायी है, कह रहा है इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले में कह रहा है महाजनपदों के उदय के कारण क्या थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उदय के कारणों में था कृषि का प्रसार होना, व्यापार और नगरीकरण का विकास होना, इसके अतिरिक्त जो लोहे का विस्तृत प्रयोग था ये होना। तो ये सभी जो रीजन थे ये महाजनपदों के उदय के कारण थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है। तो चंपा का नाम मिलता है मालिनी के नाम से। अगले में कह रहा है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र, इसमें कह रहा है किन 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें देखिए चंपा का उल्लेख मिलता है, राजगृह का मिलता है, बनारस का मिलता है, साकेत का मिलता है, कौशाम्बी का मिलता है, श्रावस्ती का मिलता है। तो इन 6 महानगरों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दिग् निकाय है इसके अनुसार कह रहा है चंपानगर जो निर्माण था इसकी योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो एक वास्तुकार थे जिनका नाम था महागोविंद, इन्होंने इसकी योजना प्रस्तुत की थी। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे स्थापित किया था। तो ये किया था वैशाली में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुद्ध निपात है इसमें कह रहा है वैशाली को क्या कहा गया है। तो वैशाली को इसमें मगधपुरम कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा मगधपुरम किस में कहा गया है। तो ये वैशाली को शुद्ध निपात में कहा गया है। अब देखिए जो बेसिक सा है 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी और इस संबंधित क्षेत्र कौन सा, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो पहला महाजनपद था इसका नाम है कुरु, और कुरु का अगर प्रेजेंट में क्षेत्र देखा जाए तो ये मेरठ दिल्ली थानेश्वर का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगले में कह रहा है अगला महाजनपद है पांचाल, इसका प्रेजेंट में क्षेत्र देखा जाए तो बदायूं बरेली और फर्रुखाबाद का क्षेत्र लगता है और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र तथा उत्तरी पांचाल। अगले में कह रहा है जो महाजनपद है वो शूरसेन है, ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी मथुरा थी। अब अगला देखिए अगला महाजनपद है वत्स। तो वत्स जो है प्रेजेंट में जो प्रयागराज इलाहाबाद का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बांदा तथा फतेहपुर तक भी फैला हुआ था और इसकी वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला महाजनपद है कौशल। तो कौशल जो महाजनपद है इसका क्षेत्र से जो वर्तमान में अवध का क्षेत्र है इसका ये क्षेत्र था और ये देखिए जो ये इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। तो ध्यान दीजिएगा जो कौशल की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और इसका अगर विस्तार देखा जाए तो ये साकेत से श्रावस्ती तक ये जो रीजन था ये फैला हुआ था। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगला जो महाजनपद है वो है मल्ल महाजनपद। तो जो मल्ल महाजनपद है प्रेजेंट में ये जो जनपद देवरिया का क्षेत्र है वहाँ पर ये फैला हुआ है और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है कुशीनगर ये पंडरौना और कसाया जो कि पावापुरी में है पंडरौना, तो यहाँ के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो काशी है जो प्रेजेंट में वाराणसी क्षेत्र है इसकी राजधानी वाराणसी थी। अगला जनपद है महाजनपद जो कि है अंग। तो अंग प्रेजेंट में देखा जाए तो भागलपुर और जो मुंगेर है बिहार में यहाँ पे ये क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी राजधानी थी चंपा या इसी को मालिनी के भी नाम से जाना जाता था। अगला महाजनपद है मगध। तो जो मगध था वो दक्षिणी बिहार जो पटना और गया का क्षेत्र था वहाँ पे फैला हुआ है प्रेजेंट में और मगध की राजधानी थी राजगृह अथवा इसी को गिरिब्रज के भी नाम से जाना जाता था। अगला है महाजनपद वज्जी। तो वज्जी जो प्रेजेंट में है मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और देखिए जो वज्जी थी उसकी राजधानी थी वैशाली या मिथिला या जनकपुरी, ये बेसिकली तीनों एक ही हैं। अगला महाजनपद था चेदी या इसी को चेती कहा जाता था। तो यह आधुनिक जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर यह फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी सोतिवती। अगला महाजनपद है मत्स्य। तो ये वर्तमान में देखिए जो जयपुर राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला है अस्मक। तो अस्मक जो था वो गोदावरी घाटी के क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रेजेंट में देखा जाए तो जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल। अगला महाजनपद है अवंती। तो जो अवंती है वो पश्चिमी तथा मध्य मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या इसी को
उत्तरी अवंती या महिष्मती या दक्षिणी अवंती कहते थे। तो बेसिकली तीनों ये एक ही हैं। अब अगला देखिए, अगले में क्या रहा है, जो गांधार महाजनपद था तो ये पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान का क्षेत्र फैला हुआ था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला देखिए, अगला है कम्बोज। तो जो कम्बोज का क्षेत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और जो हजारा का क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है और इसकी राजधानी थी राजपुर और हाटक, मतलब राजपुर या हाटक कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं। अब अगला देखिए, नोट में दिया गया है कि कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्तप्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, कम्बोजों को क्या कहा था, इनको कहा था चाणक्य ने कि ये कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा ये सब जीविका चलाने वाले लोग हैं। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। अब अगला नोट में ये कह रहा है पॉइंट में, जो 16 महाजनपद हैं इनमें से जो 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश है वहाँ पे स्थित हैं। इन महाजनपदों में काशी है, कौशल है, वत्स है, मल्ल है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, छेदी है। तो ये प्रेजेंट में जो 8 महाजनपद हैं ये यूपी में बिलोंग करते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि बुद्ध के जो समकालीन महाजनपद शासक थे वो कौन कौन थे। तो देखिए, जो उस समय बुद्ध के समय थे, राजा प्रदोत थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थे, अजातशत्रु थे। तो ये सब बुद्ध के समकालीन हैं और इनके राज्य की राजधानियाँ कौन कौन सी थी इसका भी जान लीजिए। तो देखिए, जो प्रदोत का राज्य था वो था अवंती, उदयन का देखा जाए तो वत्स इनका क्षेत्र था, राज्य था, प्रसेनजीत का कौशल था और अजातशत्रु का मगध का राज्य इनका था। ये मतलब ये बुद्ध के समकालीन थे और इनके ये राज्य थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है इसके उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन से थे। तो इनमें देखिए, कौशल था, वत्स था, अवंती था, मगध था। तो ये उस समय 4 जो महत्वपूर्ण थे या कह सकते हैं शक्तिशाली राज्य थे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक ये माने जाते थे। अब अगला देखिए, इसमें दिया गया है कौशल राज्य से संबंधित क्वेश्चन, इसको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये अवध क्षेत्र में था, जो वर्तमान में जो फैजाबाद मंडल है जिसको हम लोग अयोध्या मंडल कहते हैं, तो उसमें कौशल राज्य का विस्तार हुआ था वहाँ तक के। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि कौशल राज्य है उसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी साकेत थी या इसी को जो साकेत था उस जो साकेत का उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी। देखा जाए जो साकेत का जो दक्षिणी भाग था वो श्रावस्ती था, मतलब जो इसकी राजधानी देखा जाए तो ये अयोध्या से लेकर साकेत से लेकर श्रावस्ती तक ये विस्तारित हुआ था। अब अगले में कह रहा है कौशल राज्य का जो प्रतापी राजा था वो कौन था। तो वो था प्रसेनजीत। अगले में कह रहा है कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये प्रसेनजीत के समय में सबसे ज़्यादा हुआ था। अब दूसरा है वत्सराज। वत्सराज से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है वत्सराज का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो यह इलाहाबाद से बांदा तक था। और वत्सराज की राजधानी कहाँ थी। तो ये कौशाम्बी थी। और वत्सराज का सर्व प्रमुख राजा कौन था। तो ये था उदयन। अगला है अवंती राज्य से संबंधित। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा का जो क्षेत्र था वहाँ तक विस्तारित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता था। ये उज्जैनी को माना जाता था। और महिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी थी। जो उज्जैनी थी ये उत्तरी अवंती इसको कहते थे। और जो महिष्मती थी ये दक्षिणी अवंती का क्षेत्र ये कहलाता था। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था। तो ये थे प्रदोत। अगले में कह रहा है अवंती राजा प्रदोत किस रोग से ग्रसित थे। तो ये पांडु रोग से ग्रसित थे। अगले में कह रहा है राजा प्रदोत के जो पांडु रोग था इसका इलाज के लिए बिम्बिसार ने अपने किस वैद्य को उनके राज दरबार में भेजा था। तो इनका नाम था जीवक। अगला दिया है मगध राज्य से संबंधित। तो इसमें कह रहा है मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये दक्षिणी बिहार तक ये फैला हुआ था, जिनमें पटना व वर्तमान की गया जो जनपद है वहाँ तक ये विस्तारित था। अगले में कह रहा है मगध जो जनपद है या साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ये राजगृह अथवा इसी को गिरिब्रज कहा जाता था, ये इसकी राजधानी थी। अगले में कह रहा है मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए, इनके उदय के कारणों में पहला कारण था कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक इसकी महत्व की स्थिति थी। मतलब इसकी महत्व की ऐसी स्थिति थी कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लोकेशन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा कह रहा है कि एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये फैला हुआ था और अच्छा यहाँ पे संचार तंत्र भी विकसित हुआ था। तो ये भी एक रीजन था। थर्ड रीजन ये कह रहा है कि शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उनके भी कारण ये साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में ये उभरने का इसका एक कारण ये भी था। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो पुराण है उसके अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। तो ये था बृहद्रथ वंश। अगले में कह रहा है बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगृह जिसको गिरिव्रज कहते हैं इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था जरासंध ने। अब अगले में कह रहा है बुद्धकालीन भारत के गणराज्य कौन से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो बुद्ध के समय में जो गणराज्य थे उनमें थे कपिलवस्तु के शाक्य,
सुसुमार पर्वत के भग जो थे वो भी इन्हीं के समकालीन थे। अलकप के जो बुली थे ये भी इन्हीं के समकालीन थे। केशपुत्र के कालाम इनके समकालीन थे। रामग्राम जो रामग्राम के कोलिये थे ये भी समकालीन थे। कुशीनारा के जो मल्ल थे इन्हीं के समकालीन थे। बेसिकली ये सब क्या है, ये सब गणराज्य हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए पिपलीवन के मौर्य इन्हीं के समकालीन थे। वैशाली के लिच्छवी थे। मिथिला के विदेह थे। तो ये सब गणराज्य थे बुद्ध के समकालीन। अब अगला देखिए, अगला दिया गया है हर्यक वंश, जो इसका विस्तार था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा तक। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? ये बिंबिसार को माना जाता है। अगले में कह रहा है राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। अगले में कह रहा है राजा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगले में कह रहा है जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा क्या गया है? तो इनको श्रेणिक कहा गया है। तो श्रेणिक किसको कहा गया है? ये बिंबिसार को कहा गया है। अगले में कह रहा है बिंबिसार ने किस अंगराजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था? तो इनका नाम था ब्रह्मदत्त। अगले में कह रहा है बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना? तो ये अजातशत्रु बने थे, जिनका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अगले में कह रहा है अजातशत्रु ने अजातशत्रु को कह रहा है किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनको कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अगले में कह रहा है प्रथम बौद्ध जो संगीति थी वो हर्यक वंश के शासनकाल में हुई थी। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगले में कह रहा है सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कह रहा है कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था? तो ये पहचाना था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। अगले में कह रहा है अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो ये उदयन या इन्हीं को उदयन या उदयभग भी कहते हैं। तो इन्हीं को माना जाता है कि ये अजातशत्रु के पश्चात ये मगध साम्राज्य के शासक बने थे। अगले में कह रहा है उदयन या उदयभग का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये लगभग 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। अगले में कह रहा है अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो ये उदयन या उदयभद्र ने की थी। अगले में कह रहा है हर्यक वंश का शासन कौन सा शासक था जो पृथहंता कहलाता था? ये था उदयन या उदयभद्र। अब अगले में कह रहा है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने कराई थी? ये कराई थी उदयन ने। अगले में कह रहा है हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? तो ये जैन मतानुयायी था। याद रखिएगा, जो हर्यक वंश का शासक उदयन है ये जैन मतानुयायी था। अगले में कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये नागदशक थे। अगले में कह रहा है पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया है? तो इनको दर्शक कहा गया है। क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है नागदशक को पुराणों में। अब अगला देखिए शिशुनाग के बारे में जान लेते हैं, शिशुनाग वंश से रिलेटेड। तो देखिए जो शिशुनाग वंश रहा है ये लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य को किस नवीन राजवंश ने उसको संस्थापित किया, वह उसकी स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी शिशुनाग वंश ने। अगले में कह रहा है शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 412 से 394 ईसा पूर्व तक था। अगले में कह रहा है गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो ये शिशुनाग ने बनाई हुई थी। अगले में कह रहा है शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन शासक बना था? तो ये बना था कालाशोक। अगले में कह रहा है पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? तो इनको काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है। अगले में कह रहा है बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत के आयोजन किसके समयकाल में हुआ या शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। अगले में कह रहा है कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 366 ईसा पूर्व तक था। अगले में कह रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नंदीवर्धन या इन्हीं को महानंदीवर्धन भी कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है कि शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये रहा है लगभग 344 ईसा पूर्व तक। अगला है नंदवंश। नंदवंश का जो शासन है 344 से 324 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की नींव पड़ती है? तो ये पड़ती है नंदवंश की। अगले में कह रहा है नंदवंश की स्थापना किसने की? तो महापद्मनंद ने की। अगले में कह रहा है महापद्मनंद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? इनको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। अगले में कह रहा है नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये घनानंद था। अगले में कह रहा है यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम दिया गया था? तो इनको अग्रमीज या इन्हीं को उग्रसेन का पुत्र भी माना जाता है। अब अगले में कह रहा है ग्रीक जो यूनानी होते हैं लेखकों द्वारा किसी अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो ये घनानंद को कहा गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य इनको जान लेते हैं। देखिए कह रहा है नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण इन्हें 9 नंद भी कहा जाता है। अगले में कह रहा है महाबोधि के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दसिद्धक, कैवर तथा घनानंद। तो ये जो 9 शासक हुए हैं इनके ये नाम हैं। कहाँ पे इसका उल्लेख मिला है? तो इसका उल्लेख मिला है कि महाबोधि के अनुसार जो है नंद के जो थे वो कुल 9 राजा हुए थे, जिनको 9 नंद के भी नाम से जाना जाता है। अब अगला दिया गया है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं का शासनकाल जो था
बिंबिसार से नंदू तक के जो शासनकाल थे राजाओं के वो क्या क्या थे। तो देखिए पहला वंश है हर्यक वंश। इसका समय रहा 544 से 412 तक। इनके राजाओं में रहे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, भागभद्र तथा इनके उत्तराधिकारी इन्होंने यहाँ तक शासन किया हुआ है। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये था 444 से 492, फिर 492 से 460, 460 से 412 तक, मतलब 544 से 412 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। अब अगला देखिए, अगले में दिया गया है जो शिशुनाग वंश है। तो देखिए शिशुनाग जो थे शिशुनाग, उसके बाद फिर कालाशोक आते हैं जिनको काकवण कहा जाता है। तो इनके 10 पुत्र इनके बाद आते हैं। तो इन्होंने राजभार संभाला था। और देखिए जो शिशुनाग वंश का जो ड्यूरेशन था वो 412 से 344 तक था। तो देखिए 412 से 394 तक शिशुनाग का था, उसके बाद कालाशोक का था 394 366। उनके बाद इनके जो 10 पुत्र आते हैं इनका शासन रहता है 366 से 344 तक। अगले में कह रहा है जगला वंश नंदवंश, इनका जो शासनकाल है 344 से 321 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें महापद्मनंद जिनको गुरसेन कहा जाता है तथा उनके 8 पुत्रों का शासनकाल इसमें देखने को मिलता है, जो कि रहा 344 से 321 ईसा पूर्व तक। अब पुराणों के अनुसार जो बिंबिसार से नंदो तक की राजा हैं उनके शासनकाल का कितने वर्षों तक रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा रहा शिशुनाग का, ये कितना रहा, ये 40 साल तक रहा। फिर काकवण का रहा 26 साल, फिर क्षेम धर्मन का रहा 36 साल, फिर क्षेमजीत अथवा जिसको हम लोग क्षत्रोजस कहते हैं, इनका 24 साल तक शासन रहा है। बिंबिसार का उसके बाद देखिए रहा है 28 साल तक, फिर अजातशत्रु का 27 साल तक, फिर दर्शक का रहा है 24 ईयर तक, उदयन का रहा है 33 साल तक, नंदीवर्धन का रहा है 40 साल तक और महानंदी का 43 वर्ष तक रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये रहा महानंदिन का, जो कि रहा है 43 वर्ष तक। अब अगले में क्या रहा, महापद्मनंद तथा उनके 8 पुत्र जो रहे हैं इनका शासनकाल 100 सालों तक रहा है। और कुछ विद्वानों के साथ 40 वर्ष तक भी इनका शासन माना जाता है। अब उत्तर भारत में राजनैतिक दशा कैसी थी इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें कह रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ईसा पूर्व जो 6वीं शताब्दी थी, इसी के समय मगध जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष हुआ था। अगले में कह रहा है कौन सा एक राज्य जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के मध्य में 6वीं शताब्दी में कह रहा है भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, तो ये था मगध राज्य। अब अगले में कह रहा है मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन थी, तो ये थी गिरिब्रज, या इसी को राजगृह कहा जाता था। अगले में कह रहा है मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण इस वंश का जो नाम है, इसी कारण कह रहा है अपने पुत्रों द्वारा भी यह खुद मारा गया था, तो ये था अजातशत्रु। अगले में कह रहा है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी जो गणसंघ था इसको हराकर आत्मसात किया था, तो ये किया था अजातशत्रु ने। अगले में कह रहा है मगध का वो कौन सा सम्राट था जो अपरोर परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये था महापद्मनंद। इसको क्या नाम दिया गया था, ये नाम से जाना जाता था अपरोप परशुराम के नाम से भी ये जाना जाता था, महापद्मनंद। अगले में कह रहा है नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो ये है खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है। यहीं से पता चलता है कि नंद राजाएँ जो हैं उनका अभिलेखीय शास्त्र यहाँ से मिलता है, मतलब अभिलेखीय जो उल्लेख है यहाँ से ये मिलता है। अगले में कह रहा है किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, तो ये पता चलता है कलिंग में जो शिलालेख हैं वहाँ से ये पता चलता है। अगले में कह रहा है चंद्र प्रबोध किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो ये अवंती के थे। अगले में कह रहा है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो इनका नाम अवंतिका था, मतलब जो अवंतिका था ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगले में कह रहा है उदयन वासवदत्ता की दंतक का कहाँ से संबंधित है, इस दंतक कथा ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है उज्जैन से। तो अगला देखिए अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है विश्व का पहला जो गणतंत्र था वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित था। अगले में कह रहा है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी, तो ये वैशाली में थी। अगले में कह रहा है महाजनपद युग में 16 महाजनपदों में से कह रहा है किन जनपदों के नाम पाटलिपुत्र अष्टाध्यायी में है, तो ये हैं मगध, अश्मक और कम्बोज। तो जो मगध, अश्मक और कम्बोज हैं इनका उल्लेख जो है वो मिलता है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी लिखा गया है उसमें इन तीनों का उल्लेख मिलता है। अगले में कह रहा है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो यही क्षेत्र में थी। अगले में कह रहा है 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, यह सूरसेन की थी। अगले में कह रहा है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये अंग की राजधानी थी। अगले में कह रहा है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो ये चेरी की राजधानी थी। अगले में कह रहा है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था, तो ये अस्मक स्थित था। अगले में कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था, तो ये राजस्थान में था। अगले में कह रहा है प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था, तो ये अर्धचंद्राकार था।
अगले में कह रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार करके शासन काल में किसके समय में ये हुआ था। तो ये शिशुनाग के समय में ये हुआ था, मतलब मगध की सत्ता पर विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। अगले में कह रहे कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। तो ये शिशुनाग ने बनाया था वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी। अगले में कह रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो ये मौर्यों ने किया। अगले में कह रहा है गौतम बुद्ध के समय कह रहा है प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक थे किसके दरबार में ये संबंधित थे। तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। अगले में कह रहा है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था। तो यमुना की नदी के तट पर था। अगले में कह रहा है बज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था। तो ये 8 का संघ था। अगले में कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद का गणतंत्रवादी राज्य था। तो ये था वज्जी। अगले में कह रहा है गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद थे। तो 10 महाजनपद थे गंगा घाटी में। अगले में कह रहा है कि कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण भाग में था। तो ये अस्मक में था। अस्मक जो था वो सबसे दक्षिण में था। अगले में कह रहा है महिष्मती जो शहर है किस महाजनपद में स्थित था। तो ये अवंती में स्थित था। अगले में कह रहा है पाटलिग्राम जो परावर्तिक काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बना, इसका कह रहा है प्रारंभ में किसने दुर्गीकरण कराया था। ये कराया था अजातशत्रु ने। अगले में प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। मगध नाम से जाना जाता था। अगले में कह रहा है मगध की राजधानी राजगृह का प्राकृत भाषा में क्या नाम था। तो इसका नाम था राजगाह। अगले में कह रहा है कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये काशी था। अब अगला देखिए अगले में क्या दिया गया है। तो देखिए अब अगला है विविध, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की है। तो ये की है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगले में कह रहा है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अगले में कह रहा है हिस्टोरिका की रचना किसने की थी। तो ये की थी हेरोडोटस ने। अगले में कह रहा है भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं। तो इनको आहत सिक्के या इन्हीं को पंचमार्क कहा जाता है। अगले में कह रहा है प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किससे बने होते थे। ये चांदी के बने होते थे। अगले में कह रहा है पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों को विशद व्याख्या किसने की थी। ये रेप्शन ने की हुई है। अगले में कह रहा है परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध जो ग्रंथ हैं इनकी चीनी भाषा में अनुवाद किया। वो कहाँ के निवासी थे। तो उज्जैन के निवासी थे। अगले में कह रहा है पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का उल्लेख है। या कह रहा है कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण है। तो ये पांचाल के सिक्कों का विशेष लक्षण है। अब अगले में कह रहा है हस्तिनापुर के बाढ़ में वह बह जाने के बाद ये कह रहा है पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित की थी। तो ये कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। अगले में कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार जो है उस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये पाटलिपुत्र के हैं, पाटलिपुत्र के। अगले में कह रहा है प्राचीन नगर जो है तक्षशिला की नदियों के तट पर था या किन नदियों के बीच में था। तो ये सिंधु और झेलम के बीच में है। अगले में कह रहा है राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था। तो इनका नाम था शाल्वती। तो मतलब जो शाल्वती गणिका थी उन्हीं के पुत्र के रूप में जीवक को जाना जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था शिशुनाग के समय में। अगले में कह रहा है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो कौशल के नाम से जाना जाता था। अब अगले में कह रहा है मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालक्रम क्या है। तो इस पर देखिए बृहद्रथ हैं, बिंबिसार हैं, शिशुनाग हैं, बिंदुसार हैं। अब देखिए इसके बाद से दूसरा स्टार्ट हो जाता है चैप्टर जो कि विदेशी आक्रमण, जिसमें हम लोग सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो महाजनपद काल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग हिस्ट्री के जितने भी सेगमेंट दिए गए हैं उन सारे सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।